नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं प्रियंका। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन भी जोरदार तेजी देखने को मिली। चाहे आप बैंकिंग स्पेस की बात करें, सीमेंट स्पेस की बात करें, फार्मा स्पेस की बात करें, सभी में एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली। एक बार सेक्टोरल गेन समझ लेते हैं, कहां से किन लेवल्स पर निफ्टी ने शुरुआत की और कौन से सेक्टर्स ने किस तरह की तेजी दिखाई। एफएनओ में, डेरिवेटिव स्पेस में, मिड कैप में कैसा एक्शन रहा, ये सारा कंपाइल करके हमारे मार्केट रिपोर्ट लेकर आए हैं डिम्पी। उनसे समझते हैं। डिम्पी बताएं। शुक्रिया। आज अगर आप निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं तो आज आपने 17,900 पे देखा और लास्ट में आते आते 17,800 पे देखा। आज मार्केट ने गैप के साथ ओपनिंग की थी और इस गैप की ओपनिंग के बाद हमने 17,700 और 800 और वापस 900 भी आए। यानी कुल मिला के आज मार्केट का दिन वॉलेटाइल था। सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फर्स्ट हाफ पूरी तरह से ताबड़तोड़ तेजी का मार्केट का रहा। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं, करीब करीब 1300-1400 शेयरों के साथ ही आपने एडवांसेस किया था, उतने ही शेयर आपको एडवांसेस में आज भी दिख रहे होंगे क्लोजिंग में। तो कुल मिला के मार्केट के आज की क्लोजिंग दिन भर की अच्छी रही है, करीब 200 पॉइंट निफ्टी बढ़कर। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो करीब 550 पॉइंट की मजबूती यहाँ पर भी आपको बनती हुई दिखी है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको स्टॉक्स बताऊंगा कि मार्केट के अंदर आज फ्लेवर किस चीज़ का था। पहले आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। अगर आज आप निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो अपोलो टायर, सिप्ला, फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल का आज का जो कॉम्बो था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। आज ज़्यादातर फार्मा कंपनीज और हॉस्पिटल बेस्ड कंपनीज काफ़ी अच्छे से चलती हुई दिख रही थी। सन फार्मा भी उसी कड़ी में आता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आइशर मोटर ऑटो में से लीड कर रहा था। ऑटो इंडेक्स भी आज चला है, लेकिन उसमें से सिलेक्टिव ऑटो बाइंग हुई है, तो आइशर मोटर की आज बढ़त जो है 3-3.5% की थी। आते हैं निफ्टी के लूजर्स पे। आज एफएमसीजी स्पेस फिर से थोड़ा पीछे हटा हुआ था। नेस्ले इंडिया उसको लीड कर रहा था, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से टूटने वाला शेयर बना, निफ्टी का टॉप लूजर था। ग्रासिम और श्री सीमेंट के अंदर भी हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन एसीसी अंबुजा जो कि अडानी की ग्रुप में जा चुके हैं, वहाँ पे किसी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं, वहाँ पे बैक टू बैक तेज़ी आपको दिख रही होगी। आते हैं साल का हाई आज किन शेयर्स ने लगाया। अगर आप देखेंगे तो सिप्ला ने आज साल का हाई लगा दिया। आइशर मोटर का आज का 52 वीक हाई लगा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक आज काफ़ी अच्छा चला, इसने आज साल का हाई टेस्ट किया। साथ ही भारतीय एयरटेल भी 52 वीक हाई पे आज टेस्ट करने में कामयाब हुआ है। इस शेयर्स की परसेंटेज में भी गेन अच्छा है और कन्विक्शन में भी शेयर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हुआ। इसके इंडाइसेस में आज अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक बढ़त थी। उसकी अगर आप शेयर्स चेक करेंगे तो आप रेणुका शुगर्स के अंदर लास्ट में ज़्यादातर शुगर कंपनीज तेज थी, रेणुका टॉप लीडर बना और इसने अच्छी खासी बढ़त दिखाई है। इसके अलावा जुबिलेंट फार्मा और एडवांस एंजाइम्स के अंदर भी आज मिड कैप कैटेगरी के अंदर काफ़ी ज़ोरदार एक बाइंग हमको आती हुई दिखी है और ये शेयर बाकायदा डेज हाई पे भी बंद होने में कामयाब हुए हैं। मेट्रो ब्रांड्स के अंदर ताबड़तोड़ 2 दिन से तेज़ी चल रही है और आज भी अच्छी खासी क्लोजिंग के साथ ये निफ्टी मिड कैप्स कैटेगरी का टॉप गेनर बन गया। आ जाते हैं लूजर्स पे। तो आज त्रिवेणी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कल ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शेयर था, आज मिड कैप कैटेगरी में सबसे तेज़ी से गिरने वाला शेयर बना क्योंकि इसके अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसके अलावा कैनफिन होम्स पे आपको खबर आज पता ही है, उनके सीईओ ने इस्तीफा दिया तो गैप डाउन हुआ, लेकिन फिर भी ये 3-3.5% की ही गिरावट को सिर्फ दिखा पाया। ग्रेनल्स इंडिया के अंदर भी आज हमको गिरावट बनती हुई दिखी है। ये शेयर के अंदर भी टिपिकली आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही होगी। अब आते हैं लास्ट में चलते साल का हाई मिड कैप श्रेणी में से किसने लगाया। वो था सीजी पावर, वो था सोलार इंडस्ट्रीज। इन दोनों ने आज का साल का हाई लगाया। साथ ही टीवीएस मोटर भी ऐसी कैटेगरी में आ गया जिसने आज इस साल का हाई भी टेस्ट किया है। तो कुल मिला के आज मार्केट के लिए दिन काफ़ी बेहतर था। गैप अप होने के बाद उसके बाद भी बाजार ने जो बढ़त दिखाई उसने अपने ग्लोबल मार्केट से डीकपल होने का फिर से एक और एग्जाम्पल दिया है। राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये तो एक बड़ा ट्रिगर है कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं या यूएस मार्केट से डीकपल हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह की मूव लगातार बाजार में दिख रही है तो यह दिन भर का मार्केट का एक्शन था जो डिम्पी ने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी, ये सारा रिपोर्ट कंपाइल करने के लिए। बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया भी चले समझ लेते हैं। आज जब हमने श्रीनिवास राव से बात की थी, पीजीआईएम इंडिया के श्रीनिवास राव रावड़ी से, उनसे समझने की कोशिश की कि भारतीय इकोनॉमी उनको किस स्थिति में दिखती है और कौन से बड़े सेक्टर्स हैं जिन पर वो बेट करना चाहते हैं। ये सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। In the last 7-8 months, we have seen many countries having trouble with their economy balance sheets. So even अपने region में भी आपने देखा है कि तकलीफ हुए हैं. But India, compared to those countries, has handled the crisis extremely well. अपना आप देखेंगे foreign currency reserves आज के तारीख में भी काफी अच्छे हैं. Rupee is very stable, and our outlook is much better than most other countries. So in India even today सभी आप देखेंगे लास्ट 3 महीने में काफी लोग ने अपना ग्रोथ रेट कम किया हुआ है
अभी करीबन जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 7%, बट इवन एट 7% विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. So ये macro stability combined with corporate growth, and also I would say one more softer aspect is on the way we are able to handle geopolitical issues. So आप देखेंगे तो recently हमारे प्रधानमंत्री interact with let's say Russian president, and there you can see the kind of power we are having today versus where we were 5-10 years back. So clearly we are emerging as a stronger economy and also stronger country. As a result, I think more and more investors are looking positively at India, and वही market में भी अपने को दिख रहा है. तो एक सेक्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, उसमें विद इन दैट कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर हमें लगता है कि काफी अच्छा करेगा. और उसके बाद होगा ऑटोमोबाइल्स. तो ऑटोमोबाइल्स इज अदर सेक्टर दैट वी आर वेरी पॉजिटिव. So I would say broadly Indian manufacturing, I think last 5-6 साल से जो मेहनत चालू है to improve manufacturing in the country, whether it is in terms of PLI, whether in terms of other incentives that government has given, including the lower tax rates, will lead to better capex going forward. इसीलिए हमें capital goods sector अच्छा लगता है, overall manufacturing भी अच्छा लगता है. बिल्कुल. तो ऑटो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, कैपेक्स थीम, ये बड़ी थीम है जो श्रीनिवास को पसंद आती हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. एक खास रिपोर्ट सृष्टि कंपाइल करके लाई है हमारे लिए, एमआरएफ की अब तक की जर्नी. जी हाँ, अभी लगभग 85,000 के आसपास एमआरएफ का भाव है, लेकिन 1 लाख की तरफ भी बढ़ रहा है. और ये शेयर अब से कुछ साल पहले, लगभग 30 साल पहले 11 रुपए का था. इस पूरी जर्नी को कंपाइल किया है सृष्टि ने. आइए रिपोर्ट को देखते हैं. जी हाँ, सबसे पहले अगर हम देखें तो एमआरएफ की बेहतरीन जर्नी रही है. बहुत ही बेहतरीन ये मल्टी बैगर साबित हुआ है. 1993 में 11 रुपए पे स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी. उस दिन ये भाव देखने को मिला था और उसके बाद एक ज़बरदस्त रनअप इसमें हमने देखा है. इंडियन मार्केट्स में बात करें तो एक वो लौता काउंटर जो कि सबसे महंगे वैल्यू के लिहाज से एक शेयर अगर हम देखेंगे तो वो है एमआरएफ. हाल फिलहाल जो है हमने देखा है कि एमआरएफ तेज़ी में ज़रूर आया है पूरे टायर स्पेस के साथ साथ. और पहले इसकी जर्नी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़बरदस्त तेज़ी हमने 2009 से लेकर 2019 के बीच में देखी है, जहाँ पे कंपनी ने 3,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को दिया है. और कई सारे इन्वेस्टर्स 1 लाख का जी हाँ ज़रूर वेट कर रहे हैं. अब अगर कुछ ट्रिगर्स की बात करें कि क्यों एमआरएफ को इतनी अच्छी वैल्यूएशंस मिलती हैं, तो इसका एकमात्र फैक्टर ये है कि कंपनी मार्केट लीडर है पूरे टायर स्पेस में. 25% से भी ज़्यादा का ये मार्केट शेयर होल्ड करती है और इसके मार्जिन्स भी अगर अन्य कंपनीज के मुकाबले देखें तो प्रीमियम पे ही पाए जाते हैं. इसके अलावा अगर कोई सवाल पूछे कि क्यों एमआरएफ का स्टॉक इतने महंगे वैल्यू पे देखने को मिलता है, तो आज तक कंपनी ने कोई भी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया और वो एक लौता कारण है एमआरएफ का इतना महंगा होने के लिए. अब अगर हम आने वाले ट्रिगर्स की बात करें, क्योंकि एमआरएफ 2 व्हीलर और साथ ही ट्रक सेगमेंट में जो है लीडर है ये दोनों ही मार्केट्स में, तो कहीं ना कहीं ये दो सेगमेंट्स थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आए थे. पर अब सीवी साइकिल जिस तरीके से ऊपर आ रही है, इसका फायदा एमआरएफ को होगा और 2 व्हीलर में भी अच्छी रिकवरी की उम्मीद है. ऐसा फाडा जैसी इंस्टीट्यूट भी अपना भरोसा जता रहे हैं, तो इसको लेकर एमआरएफ भी फोकस में है. इसके अलावा अगर हम देखें एमआरएफ की और कुछ वजहें, तो यहाँ पे कंपनी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं पूरी टायर इंडस्ट्री के लिए वो फेवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं. नेचुरल रबर और क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि Q1 FY23 के मुकाबले अब अगर हम देखेंगे तो 30% से भी ज़्यादा की वहाँ पे गिरावट हो गई है. तो कंपनी अपने मार्जिन्स में इसका एक पॉजिटिव फैक्टर भी ला सकती है. ऑल टाइम हाई से अभी भी काफ़ी दूर है. 98,000 से ऊपर का एक ऑल टाइम हाई था. हो सकता है स्टॉक वहाँ तक जाए, पर कहीं ना कहीं 1 लाख का भी इंतजार हमारे इन्वेस्टर्स को जरूर है. इस पे 1 लाख का इंतजार तो हो रहा है. और जिस तरह से इस वक्त आपको टायर स्टॉक्स दिख रहे हैं, दिन दूर नहीं जब ये 1 लाख का माइलस्टोन भी कवर कर लेगा ये स्टॉक. लेकिन इस बीच क्योंकि आज हमने देखा जितने भी हॉस्पिटल काउंटर्स हैं उनमें अच्छी मूव थी. अपोलो हॉस्पिटल हो, मिड कैप गेनर में आप बात करें, लार्ज कैप गेनर्स में आप बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल था. मिड कैप स्मॉल कैप में आप दूसरे स्टॉक शैल्बी होटल हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स बात करें, वहां मूव थी. और एक और एक्सक्लूसिव खबर एस्टर डीएम हेल्थ केयर में लेकर आए, शरद खबर लेकर आए हैं. पूरी डिटेल से बता रहे हैं कि वहां कुछ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है कुछ ओवरसीज इन्वेस्टर्स का. आइए सुनते हैं पहले खबर.
जी बिल्कुल, फोकस में जो यहाँ पे रहने वाला एस्टर डीएम हेल्थकेयर है, यहाँ पे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी जो है अपनी जीसीसी बिजनेस की स्टेक जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को बेच सकती है। अब याद रखिए, जो इनकी जीसीसी बिजनेस है लगभग 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज़ जो है कंट्रीब्यूट करती है। और ख़ास जो है 18 और स्वदेश को जो है मैनेजमेंट ने कहा है कि वो इवेलुएट कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजीज़ और अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशली जो गल्फ़ की बिज़नेस है, जीसीसी बिज़नेस कहते हैं, खाड़ी की बिज़नेस, जहाँ पे अनलॉक वैल्यू कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रेश फंड इन्फ्यूजन आ सकता है उनके जीसीसी बिज़नेस के लिए, और वो डिमर्ज भी कर सकते हैं जीसीसी बिज़नेस को। तो ऑफकोर्स इस पे जो है पूरी इंपॉर्टेंट फोकस रहने वाली है। हालांकि उन्होंने पूरी तरह कंप्लीटली मेंशन किया कि वो कंप्लीट एग्जिट नाइदर आपके इंडिया बिजनेस या जीसीसी बिजनेस में करने वाले हैं। अब इसके अलावा जो है ऑफकोर्स वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो और लगभग आप कह सकते हैं 40% वैल्यूएशंस इंडिया को जाता है और 60% वैल्यूएशंस गल्फ के बिजनेस को जाता है। तो लगभग बड़ा पार्ट है उनकी वैल्यूएशन का जो गल्फ कंट्री के बिजनेस से आता है, और वहां पर वो एक इन्वेस्टर ढूंढने की, वहां पर एक बाइंग इंटरेस्ट ढूंढने की बात हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर जो आज हमने ट्रैक की वो ये थी कि जम्मू कश्मीर में लगभग 30 साल के बाद अब फिर से सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। और आज श्रीनगर के शिवपुरा में आयोनिक्स से 3 स्क्रीन के मल्टीप्लेक्स का आज वहाँ एलजी ने, वहाँ मनोज सिन्हा ने वहाँ उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद आयोनिक्स के सीईओ आलोक टंडन से हमारे सहयोगी सुहेल ने खास बातचीत की है और उनसे समझने की कोशिश की है कि आगे फर्दर कब से प्लान्स है और कब से जनता के लिए मल्टीप्लेक्स खुल पाएंगे। श्रीनगर का कश्मीर घाटी का पहला मल्टीप्लेक्स आज इनाग्रेट हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ रहेगा आपका मैसेज कश्मीर के युवाओं को? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू कम हियर टू कश्मीर। और ये जो हमने 3 स्क्रीन प्लेक्स बनाया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाज विच वी हैव। इसमें सेम टेक्नोलॉजी है, सेम साउंड है, सेम कंफर्ट है, सेम लग्जरी है जैसे हमारे बाकी सिनेमाज अक्रॉस द कंट्री हैं। मेरा मैसेज ये है कि आप आइए, enjoy करिए, come here with family and friends and spend a great 2.5 and 3 hours with us. Because youth is the same all over the country, whether it's in Kashmir or any other state. The aspirations are the same. सब चाहते हैं कि बाहर आएं, एक अच्छे सिनेमा हॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें, और वही हम उनको देंगे। So this is where we are, excited about it and just taking the first step towards bringing more entertainment into Kashmir. जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इनिशियल डेज से लेकर आज तक किस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है और प्रशासन से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? देखिए, प्रशासन से तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत जल्दी सिनेमा हॉल बन गए, बहुत हेल्प हमें मिली है एक ऑफिसर से प्रशासन में। इवन जो सिनेमा हॉल खुलने के पहले जो हमने प्रेस इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत सपोर्ट हमें मिला है प्रेस का, एंड इवन फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन। तो बिल्कुल 30 सितंबर से आप जनता के लिए भी मल्टीप्लेक्स के द्वार खुल जाएंगे, और लगभग 30 साल के बाद जब मल्टीप्लेक्स वहाँ खुल रहे हैं तो जाहिर तौर पर लोगों में उत्साह भी बहुत होगा मल्टीप्लेक्स में जाकर मूवीज देखने का। फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन लगातार न्यूज़ एंड अपडेट्स जारी हैं, कहीं मत जाएगा।